नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारी तरफ से लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार आपको क्लास मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे, पृथ्वी, शनि, मंगल और शुक्र। तो अगर बात की जाए सबसे बड़ा ग्रह की, तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो तो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लेकिन जब बृहस्पति ऑप्शन में नहीं है तो आपको चेक करना होगा कि इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे क्या है, पृथ्वी, शनि, मंगल और शुक्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शनि। अब दोस्तों, इसके लिए जानने के लिए हम पढ़ेंगे आगे, इसके हम क्रम को हमें पढ़ना पड़ेगा। जब तक हमें ये क्रम नहीं पता होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार परीक्षा में क्रम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रम क्या है, तो देखो आकार के अनुसार जो ग्रहों का घटता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटे छोटे ग्रह हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर उसके बाद में शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो कौन कौन से ग्रह हुए गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो दोस्तों, ये वाला आपको क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब बात की जाए सबसे बड़ा ग्रह की, तो भाई सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए आकार के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको पता होना चाहिए कि आकार के अनुसार पृथ्वी जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन से नंबर का, 5वें नंबर का। कैसे, देखो पहले नंबर पर तो बृहस्पति हो गया, दूसरे पे शनि हो गया, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण और 5वें पे पृथ्वी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो हमारा 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया क्रम के अनुसार। जैसे आकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम क्या होना चाहिए, तो देखो सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे अगर मान लो सूर्य है तो इससे दूरी के अनुसार जो जो ग्रह हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ग्रह हैं। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो 2021 वाला हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर हुआ था बुध। तो इसलिए मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ कि इसका क्रम क्या है। तो देखो सबसे पहला कौन सा, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अब आपको ये पता चल गया कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित है, वरुण। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्रम क्या होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए बस आप ऐसे याद करो, जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखा था, आकार के अनुसार कौन सा था, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो यहाँ से शुरू करो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और देखो यही वाला जो क्रम है ये पीछे से इसमें आ रहा है। अगर दूरी के देखा जाएगा तो ये वाला जो क्रम है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये पीछे से आएगा। तो अगर बात की जाए आकार में, तो आकार में तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण पहले आएगा। और अगर बात की जाए दूरी में, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाद में आएगा। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाओ, बुध वाले में। तो देखो बुध यहाँ पर कौन सा ग्रह है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, और बुध से बड़ा मंगल है, और मंगल से बड़ा शुक्र, और शुक्र से बड़ा पृथ्वी। आप यहाँ पर देखो कि बुध यहाँ पर कैसा ग्रह है, तो बुध यहाँ पर सबसे नज़दीक ग्रह है। वहाँ सबसे छोटा होता था, यहाँ सबसे नज़दीक है। और बुध के बाद में शुक्र, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल। ठीक है, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और वैसे भी आप देखो समझ सकते हो, बुध के बाद में कौन सा दिन आता है, तो बुध के बाद बृहस्पति आता है। लेकिन बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये तो हमने याद कर लिया। तो बृहस्पति तो आने वाला नहीं है, तो कौन सा आएगा, शुक्र आएगा। ठीक, फिर बृहस्पति के बाद तो फिर तो शुक्र ही आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, पृथ्वी, और फिर बाद में मंगल आ जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रहों के अगर देखा जाए दूरी के अनुसार सबसे अगला वाला क्रम आता है। और फिर इधर कौन सा क्रम आ जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, और अगर आकार की बात देखी जाए तो आकार में सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और 5वें नंबर का हमारा पृथ्वी होगा। पृथ्वी के बाद में शुक्र, मंगल और बुध। बस ऐसे भी आप याद कर लोगे। ठीक है, बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। 2-3 बार रिवीजन करोगे अच्छे से याद हो जाएगा। चलो अब अगला हमारा पॉइंट क्या है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछा जाता है कि बताओ पृथ्वी की जो दिशा है वो कैसी है घूमने की। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बहुत से बच्चों को केवल यही मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है,
और पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व। तो ये फैक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला फैक्ट हमारा, सबसे कम घनत्व तो शनि का और सबसे अधिक घनत्व तो पृथ्वी का है। ये भी पता होना चाहिए कि सबसे कम घनत्व तो शनि का और सबसे अधिक घनत्व तो पृथ्वी का है। और मैं आपको एक बार बताऊं कि शनि का घनत्व इतना कम है कि वो पानी से भी ज़्यादा कम है, ठीक है। जो पानी का घनत्व होता है ना, उससे भी कम शनि का घनत्व है। इसलिए शनि को अगर समुद्र में रख दिया जाए या पानी में रख दिया जाए तो शनि पानी में तैर सकता है, इतना कम घनत्व है कि शनि जो है पानी में तैर सकता है। अगर पूछा जाए वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो पानी में तैर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सबसे कम घनत्व भाई किसका है, शनि का, और सबसे अधिक घनत्व किसका, पृथ्वी का। अच्छा, अरुण को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर पूछा जाए लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो राइट आंसर होगा अरुण, और लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो कहते हैं मंगल को। मैं आपको सारे फैक्चुअल चीज़ें याद करा दूंगा, ठीक है। अभी ब्रह्मांड में हमें और भी पढ़ना है, ये सौरमंडल को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो भाई मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी स्थित है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में। कहाँ पर स्थित है अभी मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, और ये मठ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, बताइए बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी भाई, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वो भी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ये भी हमें पॉइंट कुछ याद रखने जरूरी हैं कि शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, रमाबाई ने की थी। शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, रमाबाई ने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया सत्य शोधक समाज, अक्सर पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। और बालिका विद्यालय की स्थापना भी किसने की थी, तो वो भी ज्योतिबा फुले ने की थी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। और राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजा राममोहन राय को, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो अगर बात की जाए चौसा के युद्ध की, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। अच्छा है भाई, ये किसके मध्य हुआ था, तो जो चौसा का जो युद्ध था वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और इसमें कौन विजयी हुआ था, तो इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। अच्छा भाई, और हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो उसने देवरा का युद्ध लड़ा था, वो 1531 ईस्वी में लड़ा था, ठीक है। देवरा का युद्ध कब लड़ा था, 1531 ईस्वी में लड़ा था। बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा था, 1540 ईस्वी में लड़ा था। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा था। और बिलग्राम के युद्ध को कहा जाता तो इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। अगर पूछा जाए कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो आप लगा देंगे 1540 ईस्वी में। अगर पूछा जाए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो वो भी 1540 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं सारे आपको फैक्ट समय समय पर याद कराता रहूँगा, इसका रिवाइज भी करा दूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, शिवाजी महाराज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो अगर बात की जाए शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल की, तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई, अष्टप्रधान। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से पद हुआ करते थे, ठीक है, कौन कौन से पद हुआ करते थे। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें इस अष्टप्रधान में कौन कौन से 8 पद थे, तो वो थे पेशवा, सरिये नौबत, अमात्य, वाक्यानवीस, चिटनीस, सुमंत, पंडितराव, न्यायाधीश। कौन कौन से, पेशवा, सरिये नौबत, अमात्य, वाक्यानवीस, चिटनीस, सुमंत, पंडितराव, न्यायाधीश। अगर बात की जाए पेशवा की, तो पेशवा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। क्या कहा जाता, प्रधानमंत्री। और जो शिवाजी के अष्टप्रधान की बात की जाए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पद था तो वो पेशवा का था। ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाए कि अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद क्या था, तो वो था पेशवा का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो भाई कौन से संविधान संशोधन के हटा दिया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया है, 44वें संशोधन के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। पूरा नाम इनका क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि
प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी महाबलंकर। और अगर बात की जाए वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा, ये भी आपको याद रखनी है कि वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं ओम बिड़ला जी। कौन है भाई? ओम बिड़ला जी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अगर बात की जाए दही की, चाहे दही आ जाए या आपसे पूछ लिया जाएगा कि खट्टे दूध में, ये भी आपको याद रखना, हो सकता है दही दिया हो या खट्टे दूध में। तो खट्टे दूध में या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दही में या खट्टे दूध में पाया जाता है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो अगर बात की जाए झूठा सोना की या बेवकूफ़ों का सोना की, तो वो कहा जाता है आयरन पायराइट को। किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि झूठा सोना जो है आयरन पायराइट को कहा जाता है। अच्छा भाई, झूठा सोना तो आयरन पायराइट को कह दिया, तो फिर सफ़ेद सोना किसको कहेंगे? तो सफ़ेद सोना हम प्लेटिनम को कहेंगे। ठीक है, आयरन पायराइट किसे? झूठा सोना कहा जाता है। ठीक है, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को। तो सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। ऐसी क्विक सिल्वर, क्या क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं पारे को। किसको कहते हैं भाई? पारे को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो अगर बात की जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने की थी भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। जितने भी खोज से संबंधित क्वेश्चन है ये सारे मैं आपको करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक पेपर आएगा तब तक मैं आपका रिवीजन करा दूंगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो भाई अगर बात की जाए क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की खोज की थी हाफ मिस्चर ने। किसने की थी? हाफ मिस्चर ने। चलिए अब जानते हैं आगे। भाई क्रोमोसोम की खोज तो किसने की थी? हाफ मिस्चर ने। और पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी पैलेड ने। किसने की थी? राइबोसोम की खोज पैलेड ने। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सीडी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सीडी डुबे ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो भाई माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज? अल्टमैन ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। किट्टू रोग किस में होता है? तो अगर बात की जाए किट्टू रोग की, तो जो किट्टू रोग होता है वो आपका हो जाता है गेहूं में। ठीक है, किट्टू रोग किस में होता है? किट्टू रोग होता है आपका गेहूं में। अच्छा, मूंगफली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग होता है, आपको याद है? आपने पढ़ा होगा कि मूंगफली में टिक्का रोग होता है। क्या कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग। और गेहूं में कौन सा होता है? किट्टू रोग। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये भी रोग से संबंधित है। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? तो अगर बात की जाए क्षय रोग की, तो ये प्रभावित करता है फेफड़ों को। किसको प्रभावित करता है? ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक का नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किताब से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखना। और जो मैं आपको किताबें कराऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, देख लेना आप। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है? एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक का नाम है? तो एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है? अरविंद घोष की पुस्तक का नाम है। और बात की जाए अरविंद घोष की, तो इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम है लाइफ डिवाइन। क्या नाम है भाई? लाइफ डिवाइन। देखो दो पुस्तकें, एक है लाइफ डिवाइन, एक है डिवाइन लाइफ। इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए लाइफ डिवाइन, तो आपको आंसर लगाना है अरविंद घोष। और अगर पूछा जाए डिवाइन लाइफ तो किसका लगाना? तो ये लगाना शिवानंद। ये किसके द्वारा लिखी? ये लिखी है शिवानंद के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर लाइफ डिवाइन पूछा जाए, अगर एल पहले आए तो उसमें अरविंद घोष लगा देना। ठीक है, लाइफ यानी कि एल, तो एल ए, तो यानी कि अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। और अगर डिवाइन लाइफ आए तो शिवानंद लगा देना। ठीक है, अगर डिवानंद लाइफ है तो शिवानंद लगा देना। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। एल पहले आएगा तो ए कर देगो। ठीक है, अगर डिवाइन लाइफ डिवाइन आएगा तो एल पहले आ रहा तो ए कर दोगे, ए से अरविंद घोष। ठीक है, और अगर डिवाइन लाइफ आएगा तो क्या लगाओगे? तो लगाओ आप शिवानंद। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शोध संस्थान से संबंधित है, ये आपके सिलेबस में भी सीधे सीधे दिए हैं।
तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान स्थित है कानपुर में। कहाँ पर भाई स्थित है? कानपुर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ये दिवस से रिलेटेड है, दिवस भी पूछे जाएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बात की जाए अगर हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अच्छा, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये तो आपको मालूम ही होगा, हम लोग बचपन से मनाते आ रहे हैं। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। अगर पूछा जाए कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है भाई मेरे? 27 सितंबर को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर मैं आपको बताऊं तो ये हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जो जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, समझ लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पैट अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो भी आपके इतने नंबर आएंगे कि आप किसी भी भर्ती से वंचित नहीं हो सकते, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एडीबी। क्या कहते हैं? एडीबी। ऐसे भी लिख के आ सकता है कि एडीबी, या एडीबी की फुल फॉर्म बताइए तो क्या होगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मनीला में। कहाँ पर स्थित है भाई? मनीला। मनीला है फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला। अगर मनीला ना आए तो हो सकता है देश पूछा जाए तो देश कौन सा होगा? तो होगा फिलीपींस। क्या होगा? फिलीपींस। वैसे मनीला आ जाएगा, ठीक है, मनीला ही आएगा। खैर हमें, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत है कि इसके प्रमुख कौन है। तो प्रमुख आपको याद रखना है, प्रमुख इसके कौन है? मत्सुगु असाकावा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एडीबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ठीक है। वर्तमान में एडीबी के प्रमुख कौन है? तो वो है मत्सुगु असाकावा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ये राजधानी से रिलेटेड है। अर्जेंटीना की राजधानी का क्या नाम है? तो अगर बात की जाए अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स। क्या नाम है भाई? ब्यूनस आयर्स। चलिए अब हम कुछ राजधानियाँ उनकी मुद्रा पढ़ते हैं। देखो, अर्जेंटीना की राजधानी अभी हमने क्या पढ़ी थी? तो अर्जेंटीना की राजधानी थी ब्यूनस आयर्स। और मुद्रा क्या होती? तो मुद्रा होती अर्जेंटीना पीसो, ठीक है। मुद्रा क्या होती है? अर्जेंटीना पीसो। अगर ऑप्शन में अर्जेंटीना पेसो दिया होगा तो बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक संभावना है वो अर्जेंटीना नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना सरल नहीं करता। अगर इतना सरल कर देगा फिर तो हर कोई स्टूडेंट आंसर लगा देना, तो वो लगाएगा पेसो। क्या लगाएगा? पेसो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा पेसो, ऐसे याद करोगे कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा क्या? पेसो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अर्जेंटीना मुद्रा पेसो, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और पेसो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सियोल। सियोल किसकी राजधानी है? सो सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया की, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और मुद्रा क्या है? वॉन। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा क्या है? वॉन। मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा इजिप्शियन पाउंड। क्या है? मुद्रा इजिप्शियन पाउंड। हो सकता है इजिप्शियन ना दे दे तो आपको पाउंड याद रहना चाहिए, तो इसलिए आप पूरा याद करना इजिप्शियन पाउंड। ऐसे यहाँ भी याद करना अर्जेंटीना पेसो। अगर अर्जेंटीना नहीं दिया होगा तो पेसो दिया होगा, और अगर इधर इजिप्शियन नहीं दिया हो तो पाउंड तो दिया ही हो, तो और वैसे उसका पूरा दे दे इजिप्शियन पाउंड। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि कोपनहेगन किसकी राजधानी है? तो भाई कोपनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। इंपॉर्टेंट राजधानी पूछी जा सकती है, पूछा जाएगा कि डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा डेनिस क्रोनर। क्या मुद्रा भाई? डेनिस क्रोनर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, 21वां वरुण अभ्यास 2023 किन के मधु है? ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर बात की जाए 21वां वरुण अभ्यास 2023 की, तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि योजना किस राज्य की योजना है? तो अगर बात की जाए मातृभूमि योजना की, तो ये है हमारी उत्तर प्रदेश राज्य की, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है मातृभूमि। अच्छा, आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि लाडली बहना योजना किस राज्य की है? लाडली बहना, तो वो कौन से राज्य की थी? तो वो थी आपके मध्य प्रदेश की, ठीक है। लाडली बहना कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मातृभूमि योजना कौन से राज्य की? तो वो है उत्तर प्रदेश की। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन हमारा क्या है?
जियो 5G सेवा शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो अगर बात की जाए जियो 5G सेवा की, और ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जियो 5G सेवा को सबसे पहले शुरू किया है, तो वो है हमारा गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। और ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसके पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संभावना। कौन सा क्वेश्चन है भाई? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो अगर बात की जाए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड की, तो ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। अब आप समझ गए होंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पेपर देने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से योगी आदित्यनाथ जी के राज्य का पेपर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पेपर है। तो जहाँ उत्तर प्रदेश का पेपर होगा वहाँ जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो उसी गवर्नमेंट से पूछी जाएंगी जहाँ पर उसकी जिसकी सरकार होगी। तो इस समय किसकी सरकार भाई? बीजेपी की। और मुख्यमंत्री जी कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया योगी आदित्यनाथ जी को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? भारोत्तोलन से। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, ये आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अगर बात की जाए 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की, तो इसका आयोजन हुआ है गोवा में। कहाँ पर हुआ? गोवा। और इसका आपको शुभंकर याद रखना है, ठीक है। शुभंकर इसका है मोगा यानी कि जो मॉस्कोट होता है, मॉस्कोट कौन सा है इसका 37वें राष्ट्रीय खेल का? तो वो है मोगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर बताएं। ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारी क्लास से ज़रूर जुड़े रहें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यूपी SSSC पैट 2023 जब तक इसका पेपर होगा तब तक मैं आपका सारा सिलेबस अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। सारा सिलेबस अच्छे से करा दूंगा और इसका रिवीजन भी करा दूंगा। और आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि अगर आप पहली बार अगर इस पेपर को देने जा रहे हैं तो भी आपके इतने नंबर आने वाले हैं कि आप किसी भी मुख्य परीक्षा से वंचित नहीं होंगे। इस बात का मेरा वादा रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।